हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आप घर में परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में कौन कौन लोग होते हैं? आप, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, आपके बुआ, ये सभी लोग मिलकर आप परिवार में रहते हैं। तो आइए ज़रा इन रिश्तों को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले बताइए, आपके जो पिताजी है, पिताजी के बहन, आपका क्या लगता है? आपके साथ क्या रिश्ता होता है? आपके बुआ हुआ ना? ठीक। ऐसे ही माता के बहन को क्या बोलते हैं आप? आपका जवाब होगा मौसी। पिता के भाई आपके चाचा हुए। माता के भाई, ये तो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। क्या? मामा। जब कभी छुट्टियों में हम पूछते हैं आपसे, लंबी छुट्टी में आप कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होता है मामा के घर। तो मामा बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। आपको वहाँ बहुत प्यार मिलता है, बड़ा अपनापन महसूस करते हैं आप। तो बताइए ज़रा, माता के पिता कौन हुए? तो जवाब होगा आपका नाना जी। माताजी के माताजी नानी जी हुआ। अब बताइए, पिता के पिता आपके परिवार के साथ ही रहते हैं, तो वो आपके दादाजी हुए। फिर अब बताइए, पिता के माता कौन हुई? तो आपका जवाब होगा दादी, दादी माँ। दादी माँ का नाम हमारे जेहन में आते ही यानी एक ममता की मूर्ति, स्नेहमयी, एक स्नेहमयी मूर्ति हमारे सामने उभरता है। आप जब छोटे थे, आपका जन्म जब आपके परिवार में हुआ, तो वही दादी माँ ही थी जो हर समय आपके आसपास रहती थी, आपको खिलाना पिलाना, आपको नहलाना। फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, हर समय गोद में लिए फिरना, कहीं घूमने जाना। जब कभी आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ते थे, जैसे मौसम के साथ सर्दी जुकाम आदि हो जाता है, तो वही दादी माँ सबसे ज़्यादा परेशान होती थी। क्या करेगी, क्या खिलाएगी, कौन सी दवा देगी। उनको बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी पता है। कहीं जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके लाती है, फिर उसको पीसती है, लेप लगाती है, उसको पीसकर उसका काढ़ा तैयार करती है, फिर आपको पिलाती है। तो इस प्रकार से हमारे जेहन में दादी माँ का नाम आते ही एक ममतामयी मूर्ति हमारे सामने उभरता है। तो आइए एक ममता की प्रतिमूर्ति, स्नेहमयी एक दादी माँ के बारे में आज अध्ययन करते हैं। आपका दूसरा अध्याय, दादी माँ।
थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं निकाल लेता हूँ बुक्स, बस देखते ही देखते निकल जाएगा। ये आपका पहला पार्ट आ गया, सॉरी। ये आपका दादी माँ, ये आपके सामने है। पहले दादी माँ का चित्र देख लेते हैं। ये देखिए एक दादी माँ। तो दादी माँ का कहानी जानते हैं। तो देखिए, लेखक जिनका नाम है आपने पढ़ लिया होगा, शिव प्रसाद सिंह। अब तो बड़े हो गए हैं लेखक। जब वो छोटे थे तो परिवार के साथ, दादी माँ के साथ रहते थे। अब 20 वर्ष बीत चुके हैं। तो लेखक कहते हैं, अच्छा पहले आपको बताऊं, देखिए कहानी शुरू होता है, लेखक के हाथ में एक पत्र है। लेखक उसको पढ़ता है, उनका हाथ कांपने लगता है। बहुत सारी स्मृतियाँ उनके ज़हन में उभरता है। एक चलचित्र सा उनके सामने से गुजर जाता है उस पत्र को पढ़ने के बाद, और वो पत्र दादी माँ से संबंधित है। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन जब कभी भी, यानी कि लेखक इतने बरस बीत जाने के बाद भी अब वयस्क हो गया है, कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन दादी माँ का याद आते ही उनका मन अभी भी अनमना सा हो जाता है। बहुत सारी यादें उनके सामने से उभरता है। वो दिन उनको याद आता है जब क्वार का महीना होता है। क्वार का महीना समझते हैं आप? क्वार, आप हिंदी महीनों के नाम आपको ज्ञात होगा। बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवर, यानी कि इसको आश्विन भी बोलते हैं। फिर कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत्र, ये 12 महीने के नाम हुए। तो जब क्वार का महीना होता था, यानी कि बरसात समाप्त होने के बाद ये महीना आता है, जाड़ा आने से पहले पहले, तो गांव के चारों ओर पानी, जो तालाब आदि होते थे उसमें पानी भर जाता था, पानी भरा होता था। क्योंकि बरसात हुए काफ़ी दिन हो गए, तो उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। पानी बहुत स्वच्छ नहीं है, वो उसमें झाग भर गया है, कई सारे घास वगैरह उसमें सड़ गए हैं। लेकिन गांव के लोग उसी में नहाते हैं, और गांव के बच्चे तो बड़ा धींगा मस्ती करते हैं। वो दूर से आकर उसमें जो है कूद पड़ते हैं और खूब नहाते हैं। तो लेखक का भी मन होता है उसमें नहाने का। तो एक दिन लेखक ने भी उसमें नहाए, लेकिन आदत नहीं थी लेखक को, वो अपने माता पिता के साथ शहर में रहने के आदी थे। तो जब एक बार वो नहाए तो उनको बुखार आ गया, और इससे पहले भी कई बार उनको बुखार आया है, लेकिन अब की बार जो बुखार आया वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, और लगभग वो रात के 12 बजे तक जो है जाके वो उतरा। अगले दिन दादी माँ, यानी कि दिन में
चादर ओढ़े सोए थे तो दादी माँ आई, शायद वो झाग भरे उस तालाब में नहाकर आई। उनके सन जैसे सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था। उसके पास आई और आते ही उनके सिर पर, पेट पर जो है हाथ फेरने लगी और चबूतरे की मिट्टी लेके आई थी, उसका जो है माथे पर तिलक जैसे लगाया और पास में चारपाई पर बैठ गई और कभी उनके हाथों को सहलाती, कभी सर में हाथ फेरती, कभी पेट पर हाथ लगाती और अनुभव करती ज्वर उतरा कि नहीं। और फिर जो है कोई लेप लगाती और उनको जो है मूंग दाल की खिचड़ी खिलाया गया है कि नहीं इसकी तस्दीक करती, यानी कि पूरा ध्यान रखती। दादी माँ को गांव के 50 दवाइयों के नाम याद थे। जब भी परिवार में किसी को कुछ भी हो जाता था तो सबसे पहले दादी माँ की दवाई चलती थी। केवल घर ही क्यों, आस पड़ोस में यानी कि पूरे गांव में जहाँ कहीं भी कोई बीमार पड़ता था दादी माँ वहाँ पहुँच जाती थी और अपने देसी दवाई से लगभग ठीक कर देती थी सबको। तो दादी माँ का एक सम्मान पूरे गांव में था। तो एक बार एक घटना और सुनिए। एक बार लेखक कहीं बाहर से आया और घर में प्रवेश करने ही जा रहे थे, इस समय देखा किसी पर वो बिगड़ रही थी। यानी कि बड़े ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ में किसी को डांट रही थी। तो लेखक ने देखा कि कोने में दुबकी सी खड़ी है रामी की चाची, जिनका नाम था धन्नो। अब धन्नो ने कभी उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अब दादी जी बोलती है वो पैसे तू आज चुका के ही जाएगी, सूद सहित। सूद समझते हैं? ब्याज। तो वो रामी की चाची अर्थात धन्नो बहुत गिड़गिड़ाने लगी कि अब मैं कैसे चुका सकती हूँ, घर में विवाह है, शादी है, बेटी का विवाह है, जब आने वाले समय में जब पैसे आएंगे हाथ में तब चुका दूंगी। लेकिन दादी माँ मानने को तैयार नहीं थी, खूब बिगड़ रही थी उस रामी के चाची पर अर्थात धन्नो पर। उनके पैसे बहुत दिन हो गए थे जो कि लौटाए नहीं थे। तो धन्नो भी अपनी बेटी का विवाह का जो है वास्ता देकर मिन्नतें कर रही थी। अब जो है वो धन्नो दादी माँ के पैर पकड़ने के लिए यानी कि आगे बढ़ी तो दादी माँ पीछे हट गई और कुछ ऐसा इशारा किया, चल दूर हट, तो पैसे चुका के ही जाएगी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत गिड़गिड़ाई। तो इस प्रकार से लेखक बाद में घर में चले गए। लेकिन लेखक को बाद में पता चला कि दादी माँ ने धन्नो के सारे पैसे माफ़ कर दिए। देखिए इसमें ऐसे पता चल रहा कि दादी माँ बड़े सख्त मिजाज की है। लेकिन बाद में पता चलता है लेखक को कि दादी माँ तो स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। पिछला जो पैसे धन्नो ने ली हुई थी वो पैसे उनको चुकाने नहीं पड़े, वो सारे पैसे दादी माँ ने माफ़ कर दिए। और दादी माँ उनके घर में जाके अर्थात धन्नो के घर में जाके बिटिया को आशीर्वाद भी दे के आई और 10 रुपये दे के आई। आप समझ रहे होंगे 10 रुपये क्या होता है आजकल, लेकिन ये तत्कालीन समय की बात है, ठीक है ना।
तत्कालीन समय की बात है, आज से लगा लीजिए लगभग 60-70 साल पहले। उस समय 10 रुपये का मतलब कम से कम 10,000 रुपये से कम तो नहीं होगा, 10 रुपये का वैल्यू। तो इस प्रकार से दादी माँ का जो एक रूप है वो हमारे सामने उभरता है कि दादी माँ कितनी दयालु भी थी। वैसे तो दिखने में सख्त थी, लेकिन उनका हृदय जो था बहुत ही दयावान और परोपकारी, दूसरों के दुख में दुखी होने वाली थी। उसके बाद लेखक को और भी बहुत सारे यानी कि पुरानी यादें उनको याद आता है। कोई भी जब समस्या सामने आता है तो परिवार के लोग या गांव के लोग भी दादी माँ के पास चले आते थे और दादी माँ के छत्र छाया में ही उस समस्या का समाधान होता था। फिर घर में किशन भैया की शादी का त्यौहार आया। उस समय लेखक बीमार था, तो विवाह के मौके पर लेखक बारात नहीं जा पाए, तो वो घर में ही अपने बिस्तर में यानी कि चारपाई पर पड़े हुए थे। तो विवाह के मौक़ों पर जो है पहले क्या होता था, औरतें यानी कि एक रस्म है, लगा लीजिए विवाह से कई दिन पहले से घर में बड़ा उत्सव का माहौल होता है और खासकर महिलाएं गाने बजाने, ठीक है ना, से लेकर नाच इत्यादि खूब जो है मस्ती करते थे। तो लेखक जो है चुपचाप सोए हुए थे। वो शादी वाले दिन अर्थात बारात चली गई और सभी औरतें, आसपास की औरतें, गांव की औरतें, परिवार की औरतें सारे इकट्ठा हो गए और खूब जो है गाने बजाने होने लगे। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे वो भी यानी कि अभिनय भी होती है, नाटक जैसे, जिसमें शादी कैसे हो रहा है, शादी कैसे होता है, किसी को जो है एक वर बनाया जाता है, किसी को एक वधू बनाया जाता है। फिर जैसे जैसे विवाह कराते हैं, ठीक है ना, अपने रस्म के अनुसार वो दूल्हा बैठा हुआ है, उसके चारों ओर से कोई जो है दुल्हन बनती है, तो चारों ओर से घूम घूम के शादी की रस्म अदा करती है। फिर जितने सारे चीज़ें शादी में होता है वो सारे घर में ही यानी कि वो औरतें मिलकर अभिनय करती है। फिर जो है शादी के बहुत दिन बीत जाते हैं, फिर घर में एक संतान उत्पत्ति होता है, यानी कि पुत्र प्राप्ति होता है। तो ये सारे अभिनय के दृश्य दिखाए जाते हैं। लेखक जो है चुपचाप ये सारे चीज़ें देख रहा था, यानी कि बाकी लोगों, उसमें कोई पुरुष नहीं होता था। घर के सारे पुरुष जो है वो तो शादी में गए हुए हैं और इस जो ये जो अभिनय वगैरह करते थे, खूब मस्ती करते थे औरतें, महिलाएं घर की, तो उसमें कोई पुरुष नहीं होता था। तो एक दूसरे से शर्माने की कोई बात नहीं थी। लेकिन लेखक जो है इत्तेफाक से घर में रह गया और औरतों को पता भी नहीं था कि वो घर में कोई पुरुष भी है। तो बिल्कुल अनजान थे सभी लोग, यानी कि औरतें। तभी जो है जब ये सारे चीज़ चल रहा था, यानी कि ये अभिनय वगैरह, तो लेखक अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जो है वो हंस पड़े तो उनका भांडा फूट गया। अब महिलाएं जो है उनके ऊपर चढ़ गई, ठीक है ना, उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ भी दादी माँ ने उनका बचाव किया। तो लेखक को दादी माँ एक देवी जैसे लगता था, यानी कि कोई शाप भ्रष्ट देवी होगी ऐसा लगता था उनको। जब दादाजी का मृत्यु हुआ उस समय दादी माँ बहुत उदास रहा करती थी, बहुत उदास हो गई थी, बहुत रोई। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो नियति होता है, जिसका दिन समाप्त हो जाते हैं उनको जाना ही पड़ता है, ये एक विधान है। लेकिन इसमें क्या हुआ, उनका जो परिवार था काफ़ी, यानी कि गांव में सम्मानित परिवार था।
तो दादाजी के जब यानी कि अंतिम क्रियाकर्म के तहत श्राद्ध आदि की क्रिया होती है, ठीक है ना, उस समय उनके पिताजी चाचा लोग यानी कि लेखक के पिताजी चाचा लोग बहुत ज़्यादा धन खर्च कर दिए। दादी जी ने मना किया था कि इतना धन नहीं खर्च करना चाहिए, जितना है कम लोगों को बुलाइए और कम खर्चा कीजिए, लेकिन अपने सम्मान की खातिर, अपनी आन की खातिर जो है पिताजी चाचा लोगों ने बहुत सा धन यानी कि खर्च कर दिया, जो कि उनके पास नहीं थे। कहीं से उधार लाकर, कर्ज लाकर जो है ये श्राद्ध आदि की क्रिया किया गया। ठीक है, तो एक दिन जो है ये सारे क्रियाक्रम वगैरह जब हो गए तो पिताजी चाचा लोग बड़े अनमना रहने लगे कि इतना कर्ज अब कैसे चुकाए। बहुत से लोग जो है परिवार से पैसे लिए थे पहले, लेकिन कोई देने का नाम नहीं लेता है। आपस में चर्चा हो रहा था, कोई तो पैसे लौटा नहीं रहे हैं, तो हमने जो कर्जा ले रखा है वो उसका चुकता कैसे होगा। सब उदास रहने लगे। लेकिन दादी माँ ने क्या किया, उनका जो अपना एक कंगन था सोने का, वो निकाल के लाई और बच्चों को दे दिया, अर्थात चाचा पिताजी लोगों को दे दिया, और बोला कि ये कंगन तो ऐसे ही समय के लिए रखे गए थे, ये तेरे यानी कि लेखक को बताया, तेरे दादाजी ने मुझे दिए थे। तो देखिए, अपने पति की एक निशानी, परिवार का सम्मान बचाने के लिए, परिवार का सम्मान बचाने के लिए उन्होंने वो अपने पति की अंतिम निशानी तक बच्चों को दे दिया। तो इस प्रकार से उनको याद आता है, दादी माँ की हर एक क्रिएटिविटी, हर एक जो है चीज़ लेखक को याद आता है। और हाथ में जो पत्र था वो उनका हाथ कांपने लगता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें, यानी कि दादी माँ के साथ बिताए गए बहुत सारी बातें उनको याद आता है। और अंत में उनके हाथ में जो पत्र, मैंने शुरू में आपको बताया, उनके हाथ में जो पत्र होता है वो पत्र किशन भैया का होता है। वो किशन भैया ने उनको पत्र भेजा, और वो पत्र पढ़ने के बाद उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया। अर्थात उस पत्र में दादी माँ का इंतकाल का खबर था, अर्थात दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये खबर पढ़कर जो है लेखक बिल्कुल सन्न रह गया, हाथ कांपने लगे। हमने शुरू में आपको बताया नहीं था पत्र किस, उस पत्र में क्या लिखा था, लेकिन अंत में आपको पता चलना चाहिए। उस पत्र में दादी माँ का यानी कि मृत्यु का समाचार था। तो जब ये पत्र पढ़ा तो लेखक के मन जो है बहुत उदास हो गया, आँख से पानी आने लगे और उनके हाथ कांपने लगे। तो दादी माँ के चरित्र की कई सारे पहलू इस पाठ के अंतर्गत हमने संक्षेप में आपको बताया। ठीक है, तो कहानी का देखिए यहीं पर अंत होता है। कहानी को भली भांति आपको समझना है, इसके बहुत सारे काम भी आपको करने हैं पाठ के तहत। उसके बाद इस पाठ से संबंधित एक ऑडियो वीडियो क्लिप भी मैं भेजूंगा आपको। पहले देखिए, पाठ को पढ़ने से पहले यानी कि तैयारी से पहले उस ऑडियो क्लिप को 2 बार सुनेंगे, और मैंने जो कहानी के रूप में इस अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको भी 1-2 बार देखेंगे, उसके बाद ही पाठ की पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब और क्या क्या तैयारी हो सकता है इस पाठ के अंतर्गत। पाठ के पीछे कुछ प्रश्नोत्तर वगैरह होगा दादी माँ। ठीक, देखिए,
लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है, ये प्रश्न है। उत्तर में, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, ख़ास तौर पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी का वो वाक़या, औरतों द्वारा किए जाने वाला गीत, और अभिनय के समय बीमार लेखक चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना। साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो गई। देखिए ये लिखा हुआ है, आप देख लेंगे यहाँ से, लेकिन इसको हमने बताया था। देखिए दादाजी की मृत्यु के बाद अपने हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिया था। तो ये एक सीखने योग्य बातें हैं। जो हैसियत है उससे बाहर जाके खर्च नहीं करना चाहिए। वो पैसे आएंगे कहाँ से, वो तो लौटाने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है परिस्थिति यानी कि स्थिति उन लोगों की खराब हो गई। तो इसका उत्तर भी कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। देखिए, दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगत में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ये आपका उत्तर है। फिर तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। देखिए बहुत सारे पक्षों के बारे में इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा गया। शायद आपको दादी माँ के सभी पक्ष आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि दादी माँ एक यानी कि स्नेहमयी ममता की प्रतिमूर्ति थी। दूसरों को मदद करने वाली, सेवा करने वाली, यानी कि ऐसी भावना बहुत ही कम महिलाओं में मिलता है। तो दादी माँ तो ममता की प्रतिमूर्ति थी। उसी के तहत ये उत्तर बनाया गया है। देखिए, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले ही कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की अधिक मदद करने को तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सफल रही। ये आपका उत्तर है। फिर चौथा प्रश्न देखिए, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, ठीक है ना। इन महीनों के नाम के अंतर्गत क्या ये मौसम कैसा रहता है, यानी कि आषाढ़, आषाढ़, क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीने, ये जो महीना है पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको हिंदी महीनों के नाम। उसी के तहत ये आपका उत्तर बनेगा। क्वार के लिए लिखा है, इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, हल्के हल्के ठंडी रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे ही मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। ये लिखा है, इस प्रकार से आप उत्तर बनाइएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। आप अपने देखिए, इसमें जो लिखा गया है, जिन्होंने लिखा होगा उनके अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है ना। तो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। ऐसे क्वार के महीने में, क्वार का महीना लगा लीजिए सितंबर अक्टूबर,
सितंबर लगा लीजिए। सितंबर महीने में कौन कौन से फल वगैरह मिलते हैं, विशेष रूप से मिलते हैं, उसको लिखना है। फिर आषाढ़ के महीने में कौन कौन सी चीज़ें मिलता है। आषाढ़ इसमें जो है आम, जामुन, खीरा आदि सारी चीज़ें मिलने लगता है। तो ये आपका उत्तर हुआ। माघ का महीने का दे रखा है अंगूर के लिए अमरूद आदि। अब कुछ भाषा की बातें हैं। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। जरा सी, इसमें जरा सी, अनमना सा, देखा आपने, अनमना सा। फिर सन से, यानी कि सी, सा, से, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जरा सी समानता का बोध कराने वाले शब्द है। तो ऐसे ही पास, समानता का। मेरे पास नीला दिखने वाला, यानी कि नीला सा एक कलम है, हल्का नीला सा एक कलम है। ऐसे कई सारी चीज़ें बन सकता है। तो आपको इस प्रकार से साट कर पास शब्द लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। ठीक है, ये देखो, ये 5 वजह से लिखा गया है। नीला, नीला सा, आकाश नीला सा हो गया। नाना जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए। बाल कृष्ण की बीती बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। उनका चेहरा चाँद सा गोल है। उनकी आँखों में सागर सी गहराई है। ये देखो, सी, सागर सी, चाँद सा, मिश्री सी, रोई से, नीला सा। तो ये वाक्य नहीं लिखेंगे आप, ये वाक्य नहीं लिखेंगे आप। आपको खुद से वाक्य लिखना है। यहाँ से आप देख लिया कैसे बनता है। तो आकाश नीला सा हो गया, तो इससे मिलता जुलता वाक्य आपको लिखना है, ऐसे ये वाक्य नहीं लिखता है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं। कहानी में सू सू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे ढूंढ ढूंढ कर मैं उसे थक गया, उसके घर जा जाकर मेरे पाँव में छाले पड़ गए, उसकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। ऐसे बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बात को और जोर देने के लिए ये कहा, यानी कि ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, बार बार प्रयोग होता है। तो ऐसे आपको 5 वाक्य बनाना है। जैसे देखिए बनाया गया, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। उस नन्हे से बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए। इस प्रकार से ये वाक्य आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ये 5 वाक्य बनने के बाद फिर बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इस शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। आपको एक वीडियो में भेजूंगा, उस वीडियो में देखिएगा, पूरा पाठ यानी कि वाचन किया गया है। तो उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का पुट है, कई सारे क्षेत्रीय भाषा भी आए हुए हैं उसमें। ठीक है ना, जैसे आया है, देखिए निक्सार, ये निक्सार शब्द आया, निक्सार, बुरहा, उरीन, चिवड़ा, छाका। ठीक है ना, इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों से अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा का चिड़वा, चुड़त्र, पोहा, और इसी तरह छाका को छाक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा
ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरीण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। ये आपको करने हैं। देखिए, काहे, बंदा, कृपा, कार परोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेऊ आदि, ये कुछ शब्द है। इन शब्दों का आपको ये इस टाइप के शब्द और पाठ से साट कर आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होगा, ठीक है ना। पाठ को देखिए एक बार फिर से मैं बताऊं। पाठ आपके पास किताब होगा तो किताब से एक बार पढ़ लिया। मैं एक ऑडियो भेजूंगा, उस ऑडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा ऑडियो वीडियो वो हो दोनों। तो उसको एक बार आप, वो 16-17 मिनट का होगा, उसको पहले एक बार देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो कहानी के रूप में पाठ को आपको बताया, उसको सुन लीजिए। तो सारे प्रश्नों का उत्तर, कहीं से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पाठ आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय से काम पूरा कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।